इस यूनिट का वो वाला मैं करवा रहा हूँ, और आज कोशिश है कि ये पूरा यूनिट हम कंप्लीट कर लें जी। लास्ट वीडियो में हमने ख़त्म किया था वो क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस पे, और अब हम इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इस पेपर में चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा तो इसी पे आएगा। तो बहुत आसान भी है। इंटरेस्ट क्या है जी? कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, रिटर्न ऑन सेविंग, आप पढ़ते ही आ रहे हो। कई टाइप के इंटरेस्ट रेट्स होते हैं। एक है बेस इंटरेस्ट रेट। दिस इज द रेट फ्रॉम विच ऑल अदर इंटरेस्ट रेट्स आर डिराइव्ड। मसलन लाइबर, लंदन इंटरबैंक रेट, काइबर, कराची इंटरबैंक रेट। कौन है बेटे आप? बेटे हम यूनिट 2 पे हैं, उसको आधा कर लिया था और आधा आज कर रहे हैं। राइट जी। तो इंटरेस्ट, बेस इंटरेस्ट रेट कौन सा है जिससे बाकी सारे इंटरेस्ट रेट डिराइव होते हैं? ये वो है जो आपका सेंट्रल बैंक सेट करता है, जैसे काइबर, कराची इंटरबैंक रेट। अपर और लोअर लिमिट होती है, जैसे 9% से 16%। इस वक्त 23% के ऊपर हायर लिमिट हमारी काइबर की है। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, नॉमिनल का वर्ड जब भी इकोनॉमिक्स में आए इट मींस फेस वैल्यू या मनी फिगर्स। सो इट इज बेस्ड एट करंट ईयर, इट इज एट बेस ईयर रेट, सॉरी, एंड हैज बीन एडजस्टेड फॉर, क्या कर रहा हूँ, नॉमिनल, हाँ, इट इज इंटरेस्ट रेट एट करंट ईयर एंड नॉट एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। मसलन 23% जैसे पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट है, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त सेफ एस्टिमेट में भी 30% तो इन्फ्लेशन है। तो रियल इंटरेस्ट रेट क्या होगा? -7। जो सेव करेगा बैंक में, बाहिर तो उसको 23% एक्स्ट्रा मिल जाएगा साल के एंड में, 1 लाख के ऊपर 23,000, लेकिन महंगाई के हिसाब से वो 7,000 रुपया रियल वैल्यू डाउन हो जाएगी। तो रियल इंटरेस्ट रेट क्या है जी? बेस ईयर पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं एंड हैज बीन एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। फॉर्मूला, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन रेट। मसलन 10% नॉमिनल इंटरेस्ट रेट था, इन्फ्लेशन रेट 7% था, तो रियल कितना हो गया? 3। इसी तरह इन्फ्लेशन रेट अगर 10 होता तो रियल इंटरेस्ट रेट 0, और अगर 12 होता तो रियल इंटरेस्ट रेट -2। जापान में रियल इंटरेस्ट रेट माइनस में चल रहा है क्योंकि वहां पे डिफ्लेशन है और 0% इंटरेस्ट रेट है। सबको समझ आ गई बात बेटे? इंटरेस्ट के तीनों फॉर्म्स? आई गेस यस। तो लेट्स मूव ऑन। शायद कोई और बच्चा, अच्छा नहीं लगा था कोई और बच्चा है। ऑलराइट जी, तो लेट्स मूव ऑन टू लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, जिसके थ्रू केन्स के मुताबिक इंटरेस्ट रेट डिटरमिन होता है। हमने 2 थ्योरीज पढ़नी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है एलपीटी, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। इसमें जेम्स केन्स क्या कहता था कि इंटरेस्ट इज डिटरमिन्ड बाय इंटरैक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है। According to Keynes, money supply is determined by central bank and is perfectly inelastic to changes in interest rate. अब नीचे देखिए मनी सप्लाई का कर्व, सेंटर वाला MS0, इंटरेस्ट रेट IR0 था तब भी मनी सप्लाई Q0 थी, IR1 पे गया तब भी मनी सप्लाई Q0 है। अलबत्ता मनी सप्लाई शिफ्ट हो सकती है, अगर गवर्नमेंट सर्टन एक्शंस ले तो मनी सप्लाई को बढ़ा भी सकते हैं, MS1 पे भी शिफ्ट हो सकती है और MS2 पे कम भी हो सकती है, लेकिन रहेगी परफेक्टली इनइलास्टिक टू चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट। इस डायग्राम के लेबल्स बहुत आसान है, ये बेसिकली डिमांड सप्लाई डायग्राम्स हैं। इंटरेस्ट रेट इज द प्राइस ऑफ मनी, तो प्राइस की जगह हम इंटरेस्ट रेट लिख रहे हैं और नीचे क्वांटिटी लिख रहे हैं, साथ मनी लिख रहे हैं। समझ आ गया बच्चों? अभी तक कोई प्रॉब्लम? जिंक्स प्लेस, नो आई डोंट नो। क्या नहीं समझ आई अब्दुल्ला? कौन सा कॉन्सेप्ट? अभी तक तो थ्योरी का स्टार्ट हमने लिया है। लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी में केन्स कहता है कि इंटरेस्ट रेट कैसे डिटरमिन होता है? डिमांड और सप्लाई की इंटरैक्शन के थ्रू। तो पहले हम सप्लाई साइड ऑफ मनी पढ़ रहे हैं। ठीक है। केन्स के मुताबिक मनी सप्लाई सेंट्रल बैंक डिटरमिन करता है, इसलिए वो इंटरेस्ट रेट चेंज होने से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो फिक्स रहती है। अलबत्ता गवर्नमेंट चाहे तो इसको बढ़ा भी सकती है, राइटवर्ड शिफ्ट हो सकती है, और कम भी कर सकती है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। मनी सप्लाई का कर्व स्ट्रेट लाइन क्यों है, वर्टिकल क्यों है? क्योंकि इंटरेस्ट रेट चेंजेस उस पर इफेक्ट नहीं करते। अब्दुल्ला ये बात की अभी तक? अब समझ आ गया? ओके। अब चलते हैं मनी सप्लाई कैसे गवर्नमेंट डिटरमिन करती है। इसके अंदर कल भी किसी बच्चे ने पूछा था क्वांटिटेटिव ईजिंग, तो समझ लेते हैं अच्छी तरह। डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, यानी जो शिफ्ट करते हैं मनी सप्लाई कर्व को, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। जब गवर्नमेंट अपने बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज वगैरह बेचती है या खरीदती है जनरल पब्लिक से,
जब गवर्नमेंट मनी सप्लाई बढ़ाना चाहे तो अपने बॉन्ड्स, बॉन्ड्स क्या होते हैं? सेविंग सर्टिफिकेट्स लॉन्ग टर्म के, जिसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है लोगों को, तो लोग इन्वेस्ट कर लेते हैं उनमें, खरीद लेते हैं उनको विद द होप कि कल को ये महंगे हो जाएंगे, और जब तक महंगे हो रहे हैं हमारा इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा, ये सीन। और जब महंगे होते हैं तो बेच देते हैं, ये कॉन्सेप्ट है। तो बॉन्ड्स जब गवर्नमेंट खरीदती है हमसे, तो पैसा गवर्नमेंट के सेंट्रल बैंक से निकल के लोगों के कमर्शियल बैंक्स के अकाउंट्स में आ जाता है, कमर्शियल बैंक्स लेंडिंग करते हैं, मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है, और मनी सप्लाई मुल्क में बढ़ जाती है। मनी सप्लाईज ऑल अवेलेबल कैश, नोट्स, कॉइन्स, बैंक डिपॉजिट्स, ठीक है। और जब गवर्नमेंट मनी सप्लाई कम करना चाहे, अपने बॉन्ड्स बेच देती है जनरल पब्लिक को। तो अब क्या होता है? गवर्नमेंट के अकाउंट्स में हमारा पैसा चला जाता है, और हमारे अकाउंट्स में बॉन्ड्स आ जाते हैं जो इलिक्विड हैं, जिनकी बेस पे बैंक्स लेंड नहीं करते, मनी सप्लाई कम हो जाती है। ओपन मार्केट ऑपरेशन समझ आ गया? इसके अंदर स्पेशली जी सॉरी आदम। ऑब्वियसली, क्योंकि बॉन्ड्स इलिक्विड होते हैं हमारे बैंक्स में, जब बॉन्ड्स आते हैं तो बैंक्स उनकी बेस पे लेंडिंग नहीं कर सकते, वो मल्टीप्लायर इफेक्ट नहीं आएगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगी। और जब मनी सप्लाई बढ़ाना चाहें, क्वांटिटेटिव ईजिंग करेंगे, यानी हमें हमसे जो बॉन्ड्स बेचे हुए थे हमसे वापस खरीद लेंगे। यस, पैसा वापस जो है हमारे बैंक्स में आ जाएगा। समझ आ गया? और बैंक्स लैंड करके मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने भी आपको बताया बेटे, दे आर लाइक स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स, कि भाई आज मैंने 50 पाउंड्स का बॉन्ड लिया था, कल को 100 का हो गया, मैंने 50 पाउंड कमा लिए, वाइल आई हैव द बॉन्ड, मुझे इंटरेस्ट भी मिलता रहा। अब इससे नजर आ रहा है कि तुम्हारी रिवीजन बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा जागो, शाबाश, ठीक है। ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन। सेकेंड है जी लिक्विडिटी रेशियो। आप पीछे पढ़ के आए थे पिछली क्लास में भी, और हमने कई बार क्लास में भी किया। लिक्विडिटी रेशियो क्या है? कितना कैश बैंक्स रख रहे हैं, कमर्शियल बैंक्स रख रहे हैं ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स। तो जब सेंट्रल बैंक चाहे मनी सप्लाई बढ़ाना, तो कमर्शियल बैंक्स को कहेगा लिक्विडिटी रेशियो कम कर दो, उससे क्रेडिट मल्टीप्लायर बढ़ जाएगा। क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या था? 1 ओवर लिक्विडिटी रेशियो। अगर आपने 20% लिक्विडिटी रखी है तो 1/2, 5 टाइम्स मल्टीप्लायर। लेकिन कमर्शियल बैंक्स अगर गवर्नमेंट के कहने पे सिर्फ 10% कैश अपने पास रखते हैं, बाकी सारा लेंड कर देते हैं लोगों की डिपॉजिट्स का, तो 1/0.1 10 टाइम्स मल्टीप्लायर आएगा। हर $1 $10 में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आ गई बच्चों, या कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? जिसको यहाँ लिक्विडिटी रेशियो में थोड़ा इशू है वो पिछली क्लास देखेगा, इसकी तो बिल्कुल समझ आ जाएगा। अब आते हैं जी थर्ड वे ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग मनी सप्लाई, डिस्काउंट रेट। कमर्शियल सेंट्रल बैंक का एक फंक्शन है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है। अगर कोई कमर्शियल बैंक डूब रहा है तो सेंट्रल बैंक, जैसे हमारा स्टेट बैंक है, उनको आखिरी लोन देता है ताकि वो अपनी लिक्विडिटी का क्राइसिस दूर कर लें और सरवाइव कर जाएं। उसके ऊपर, उस आखिरी लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट का रेट होता है उसको बोलते हैं डिस्काउंट रेट। तो अगर सेंट्रल बैंक चाहे, गवर्नमेंट चाहे मनी सप्लाई बढ़ाना, तो इस डिस्काउंट रेट को, आखिरी लोन पे जो इंटरेस्ट है उसको कम कर देंगे। इवन हेल्दी बैंक्स जिनका ऑलरेडी हालात ठीक हैं, लिक्विडिटी क्राइसिस नहीं है, वो भी वो लोन लेके, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम है, फर्दर लेंडिंग करके क्रेडिट मल्टीप्लायर करेंगे, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। एंड वाइस वर्सा, अगर चाहे मनी सप्लाई कम करनी तो इस आखिरी लोन पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे। सब बच्चों को समझ आ गया? कि मैं सब करा के एंड में पूछूंगा, जी बोले। ओके, special deposits. Central bank sometimes requires commercial banks to keep a deposit with it in a special account. क्योंकि सेंट्रल बैंक इज लाइक द बॉस ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक्स, तो वो उनको ऑर्डर कर सकता है कि भाई मेरे पास इतना कैश, इतना डिपॉजिट रख दो सेफ्टी के लिए। तो जब सेंट्रल बैंक चाहे मनी सप्लाई रिड्यूस करना, इन स्पेशल अकाउंट्स को फ्रीज कर देते हैं, और जब चाहे मनी सप्लाई बढ़ाना, इन स्पेशल अकाउंट को रिलीज कर देते हैं। कमर्शियल बैंक्स अपना ये पैसा वापस उठाते हैं और लेंडिंग कर करके मल्टीप्लायर इफेक्ट लाते हैं, मनी सप्लाई बढ़ जाती है। एनी क्वेश्चंस जी? Last major one is G qualitative measures, direct orders. Central bank will directly order commercial banks to follow a loose or tight lending policy.
जब चाहें टाइट मॉनेटरी पॉलिसी करनी है, लेंडिंग कम हो, मनी सप्लाई कम हो, तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस दे देंगे इस कमर्शियल बैंक्स को लोन्स अप्रूव करने के लिए कि भाई शनाख्ती कार्ड भी लें, 3 पिक्चर्स भी लें, उसकी कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज करें लोन देने से पहले, उसका प्रीवियस डिफ़ॉल्ट चेक करें, अगर डिफ़ॉल्टर लिस्ट में है तो उसको लोन ना दें, बहुत मुश्किल कर देंगे लेंडिंग करना, उससे मनी सप्लाई कम। और जब चाहेंगे मनी सप्लाई आसान करना, बढ़ाना, क्वालिटेटिव मेजर्स में वो कहेंगे जी सिर्फ एक शनाख्ती कार्ड लें, 3 पिक्चर्स लें, बैंक स्टेटमेंट की कॉपी साथ लगाएं और लेंड कर दें, यानी आसान लेंडिंग, उससे मनी सप्लाई बढ़ जाती है। अब ये चारों मैं आप लोगों से एक बार पूछना चाह रहा हूं ताकि मुझे जरा ट्रस्ट आए कि आप लोग ये समझ गए हैं। तो लेट मी स्टार्ट विद अब्दुल्ला बेग। अब्दुल्ला बेग, मुझे बताओ मेरा बेटा, डरो नहीं, तसल्ली से, आपके कोर्स का सिर्फ इनिशियल यूनिट ही है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। जी जी जी। अब्दुल्ला व्हाट? आवाज नहीं आई मुझे आपकी। चले, मैं अब्दुल्ला बेग से बात कर रहा हूँ जी। यस, मेरी आवाज कट रही है? यू कैन नॉट हेयर मी? अच्छा, लेट मी ट्राई एंड ब्रिंग माई चार्जी हियर, शायद उससे फर्क पड़े, जस्ट अ मिनट। Just a moment, but you're on back. Let me see if bringing this device works. जी बच्चों, अब आवाज साफ आ रही है? बताइए मुझे। इज इट एनी क्लियर? हेलो? अब आ रही है। वेरी गुड। चले अब्दुल्ला बेग, पहला मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो ये है कि गवर्नमेंट मनी सप्लाई बढ़ाना चाहती है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्वांटिटेटिव ईजिंग से कैसे मनी सप्लाई बढ़ाएंगे? नहीं नहीं नहीं, बॉन्ड्स के साथ लिंक था बेटे। ओपन मार्केट ऑपरेशन। अपने बॉन्ड्स को क्या करेंगे? दे देंगे मींस क्या? जरा सही तरह बोलो ना। यस। शाबाश शाबाश शाबाश। और जब क्वांटिटेटिव ईजिंग करनी है, मनी सप्लाई बढ़ानी है, तो अपने बॉन्ड्स वापस खरीद लेंगे, उससे पैसा सेंट्रल बैंक से उठ के हमारे कमर्शियल बैंक्स में आएगा, बैंक्स फर्दर लेंडिंग कर करके मल्टीप्लायर करके मनी सप्लाई बढ़ा देंगे। गुड। मुजफ्फर इमरान, आप मुझे बताइएगा कि गवर्नमेंट मनी सप्लाई चेंज करना चाह रही है, ठीक है, वो लिक्विडिटी रेशियो को कैसे इस्तेमाल करेंगे? यस, बैंक्स को कहेंगे कम कैश अपने पास रखो, बाकी लेंड कर दो, ऑटोमेटिकली मल्टीप्लायर के थ्रू मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। गुड वर्क। हसन आसिफ, गवर्नमेंट डिस्काउंट रेट के थ्रू कैसे मनी सप्लाई को चेंज कर सकती है? यस, आई एम लिसनिंग। सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। सेंट्रल बैंक का एक फंक्शन है लेंड। सही है, बोलो ना। सही बोल रहे हो। डेवलप कॉन्फिडेंस हसन। बिल्कुल सही बोल। अच्छा चलिए, आप बंद कर दें, आप बंद कर दें। मुनीब, आप बता दो डिस्काउंट रेट को कैसे यूज करते हैं जब मनी सप्लाई को बढ़ाना हो? वेरी गुड।
हम्म, शाबाश, शाबाश, परफेक्ट। नाउ दिस इज कॉल्ड एफर्ट इन रिवीजन। इस बच्चे को मुझे अब दोबारा क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं है। What he said was very clearly, when central bank wants to increase money supply, they reduce discount rate, which is the interest rate on last loan as a lender of last resort function. Central bank help करता है commercial banks को जो डूब रहे हैं, आखिरी लोन पे इंटरेस्ट जो होता है उसको बोलते हैं डिस्काउंट रेट। अगर इसको कम कर दे, डिस्काउंट रेट को, इंटरेस्ट रेट को कम कर दे, तो हेल्दी बैंक्स भी लोन लेके फर्दर लेंडिंग करेंगे, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, एंड वाइस वर्सा। शाबाश। अब जी, क्वालिटेटिव मेजर्स, लेट्स से मूसा बिन तारिक, क्वालिटेटिव मेजर्स के थ्रू कैसे गवर्नमेंट मनी सप्लाई चेंज करती है? शाबाश मूसा, जल्दी से बताओ, अगर नहीं पता तो बता दो। एनीवन एल्स जी? वी डोंट हैव टाइम फॉर दिस, जल्दी बताइए। मसलन मेकिंग लेंडिंग इजी और डिफिकल्ट। रूल्स बढ़ा देंगे, टफ कर देंगे तो लेंडिंग मुश्किल हो जाएगी, उससे मनी सप्लाई कम हो जाएगी। और अगर कह दें सेंट्रल बैंक कि भाई लेंड करते जाओ, कोई मसला नहीं है, सिक्योर्ड लोन भी ना करो, उसके हिसाब से मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट। एक शायद मैंने मिस किया, स्पेशल डिपॉजिट्स। स्पेशल डिपॉजिट्स मुझे बता दें मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, आई यू इन द क्लास? Perfect. Perfect. This is a good answer. स्पेशल अकाउंट डिपॉजिट्स आर, सेंट्रल बैंक का राइट है कि कमर्शियल बैंक्स को कहे इतना इतना पैसा मेरे पास रख दो एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। वो बॉस है बैंकिंग सिस्टम का। अब जब वो चाहे मनी सप्लाई को कम करना, तो उन डिपॉजिट्स को फ्रीज कर देंगे, बैंक्स अपने उन डिपॉजिट्स को वापस नहीं निकाल सकेंगे, लेंडिंग कम होगी, मनी सप्लाई कम हो जाएगी। लेकिन जब चाहे मनी सप्लाई को बढ़ाना, तो उन अकाउंट्स को रिलीज कर देंगे, अब बैंक्स उनको लेके लेंड कर देंगे। एनी क्वेश्चंस जी? मनी सप्लाई से बढ़ जाएगी। अब हम देखते हैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग का कैसे मनी सप्लाई पे इफेक्ट आता है। ये थोड़ी सी ट्रिकी है, राइट? तो अब देखिएगा, डेफिसिट फाइनेंसिंग बाय गवर्नमेंट। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है? गवर्नमेंट अपने बजट को डेफिसिट करती है, यानी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, टैक्सेस कम लिए और स्पेंडिंग ज्यादा की। और बच्चे भी आ रहे हैं, चले गुड। ईद का महल में वो सिंड्रोम खत्म हो रहा है एंड किड्स हैव स्टार्टेड जॉइनिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग से कैसे मनी सप्लाई पे असर पड़ता है? व्हेन गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर देन इट टेक्स फॉर टैक्सेस, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, तो इसका मनी सप्लाई पे क्या इफेक्ट आता है? डिफरेंट सिचुएशंस हैं। नंबर वन, अगर गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग बढ़ाई, कैसे? कमर्शियल बैंक्स को बॉन्ड्स बेच के, इससे मनी सप्लाई गिर जाएगी, क्योंकि बॉन्ड्स आर इलिक्विड, कमर्शियल बैंक्स उसकी बेस पे लेंड नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ने क्या किया? अपने बॉन्ड्स बेचे कमर्शियल बैंक्स को। कमर्शियल बैंक ये सारे हबीब बैंक वगैरह, उनके पास आ गए बॉन्ड्स, उनका पैसा चला गया गवर्नमेंट के पास। अब वो उन बॉन्ड्स की बेस पे लेंडिंग नहीं करेंगे, बिकॉज वो इलिक्विड है, तो मनी सप्लाई गिर जाएगी। सेकेंडली जी, गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग बढ़ाई हमारे ऊपर, रोड्स बनाई, स्कूल्स बनाए, सारा कुछ, लेकिन कैसे? ट्रेजरी बिल्स बेच के कमर्शियल बैंक्स को, इससे मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं? वही चीज है बॉन्ड जैसी, लेकिन ये लिक्विड होते हैं। 90 डेज इनका टाइम होता है, इस पे छोटा थोड़ा सा इंटरेस्ट होता है। सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, इनको बैंक्स जब भी चाहें सेंट्रल बैंक से कैश करा सकते हैं, लिहाजा दे आर एज गुड एज कैश। तो जब गवर्नमेंट ने अपनी स्पेंडिंग एक तरफ से बढ़ाई, लेट से 500 मिलियन की स्पेंडिंग बढ़ाई, और बढ़ाई कैसे? कमर्शियल बैंक से 500 मिलियन के ट्रेजरी बिल्स बेच के। कमर्शियल बैंक्स अपनी जगह लैंड करते रहेंगे, मल्टीप्लायर भी आता रहेगा, गवर्नमेंट ने भी 500 मिलियन की स्पेंडिंग बढ़ा दी थी, तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। क्लियर ऑन दिस? नंबर थ्री, अगर गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग बढ़ाई थी सेंट्रल बैंक से लोन लेके, तो मनी सप्लाई बढ़ेगी, क्योंकि एक्सटर्नल सोर्स से पैसा आया। सेम गोज विद आईएमएफ एंड अदर लेंडिंग अथॉरिटीज, उनसे जब गवर्नमेंट लेके पैसा हम पे स्पेंड करती है, तो मुल्क में मनी सप्लाई बढ़ जाती है। नंबर फोर, अगर गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग बढ़ाई थी
लेकिन कैसे? जनरल पब्लिक से लोन लिया था बॉन्ड्स बेच के अपने, इसमें मनी सप्लाई चेंज नहीं होती। देखो, आपकी एक जेब से पैसा निकाल के दूसरी जेब में डालने से आप अमीर नहीं होते। गवर्नमेंट ने 500 मिलियन की स्पेंडिंग बढ़ाई, लेकिन बदले में हमें बॉन्ड्स बेच दिए, 500 मिलियन हमारी जेब से निकला, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग 500 दोबारा इंजेक्ट हुई, नेशनल इनकम पे कोई फर्क नहीं आएगा, मनी सप्लाई पे कोई फर्क नहीं आएगा। लास्ट जी, अगर गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन करके स्पेंडिंग बढ़ाती है तब भी मनी सप्लाई अनचेंज्ड होगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को अपना बिजनेस बेचा था, जितने पैसे आए वो स्पेंड कर दिए, पहले वो पैसा प्राइवेट सेक्टर से निकला, फिर वो वापस इंजेक्ट हो गया, मनी सप्लाई विल नॉट चेंज। डू यू वांट मी टू रन थ्रू इट वंस अगेन विद यू ऑल, या सबको समझ आ गया? ओके, आई गेस आगे। अब जी मेन टॉपिक, इंटरेस्ट रेट का पहला हिस्सा हमने पढ़ लिया, मनी सप्लाई कैसे डिटरमिन होती है, और वो इंटरेस्ट रेट से उसका कोई ताल्लुक नहीं, इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे हो, मनी सप्लाई कर्व परफेक्टली इनइलास्टिक है। अब हम डिमांड फॉर मनी पूछ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और यही क्वेश्चन अक्सर आपको एग्जाम में आता है। तो केन्स की लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी क्या कहती है? पीपल डिमांड मनी, कैश या लिक्विड एसेट्स फॉर थ्री मोटिव्स, दैट इज ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशन मोटिव एंड स्पेकुलेशन मोटिव। बहुत आसान है, पहले दोनों तो बहुत आसान है। ट्रांजैक्शन मोटिव हमारा रोज का एक्सपीरियंस है, पीपल कीप कैश या लिक्विड एसेट्स फॉर डे टू डे परचेजेस, फॉर एग्जाम्पल ग्रोसरीज, फ्यूल, यूटिलिटी बिल्स, कुछ भी, अभी ईद आई है कितना खर्चा हुआ है, ये सब कुछ। तो फर्म्स भी कैश रखती हैं डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए, रनिंग एक्सपेंडिचर, करंट एक्सपेंडिचर के लिए, अपने वेजेस, बिल्स देने के लिए, यूटिलिटी बिल्स, रॉ मटेरियल्स वगैरह, कोई मशीन्स का ब्रेक डाउन है तो उसको ठीक करने के लिए। गवर्नमेंट भी अपने ऑफिस के लिए कैश रखती है, तो ये सब ट्रांजैक्शन मोटिव में आता है। दिस मोटिव ऑफ डिमांड फॉर मनी इज परफेक्टली इनइलास्टिक टू चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट। केन्स के मुताबिक इंटरेस्ट रेट ऊपर हो या नीचे हो, डेली बेस की जो शॉपिंग है लोगों की या फर्म्स की, जो डेली बेस की कैश रिक्वायरमेंट है या गवर्नमेंट की, उस पर कोई फर्क नहीं आता। तो एम टी डी, मनी ट्रांजैक्शन डिमांड कर्व, परफेक्टली इनइलास्टिक है। देखो, इंटरेस्ट रेट IR 0 से IR 1 पे गया, क्वांटिटी ऑफ मनी पे कोई फर्क नहीं आया। लेवल्स फिर वही हैं, इंटरेस्ट रेट्स वाई एक्सिस पे, क्वांटिटी ऑफ मनी एक्स एक्सिस पे। लेकिन ये समझ आ गया बेटे सबको? Yes, the motive of this demand for money is influenced by three factors: changes in income, inflation rate, and intervals of pay. मसलन अगर इनकम्स बढ़ रही हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, और लोगों को पे में बहुत इंटरवल है, महीने बाद मिल रही है तनख्वाह या 6 महीने बाद कॉन्ट्रैक्ट के पैसे मिल रहे हैं, तो डिमांड फॉर मनी विल इंक्रीज एंड शिफ्ट टू द राइट। रहेगी वैसे ही इनइलास्टिक, लेकिन राइट पे शिफ्ट हो जाएगी। अलबत्ता अगर इनकम्स गिर रही हैं तो गरीब आदमी ऑफ कोर्स डे टू डे स्पेंडिंग कम करेगा, इन्फ्लेशन कम है तो तब भी हमें कम स्पेंडिंग करनी पड़ेगी, इंटरवल ऑफ पेमेंट डेली बेस पे आपको दिहाड़ी मिल रही है तो उसमें भी हम ज्यादा कैश नहीं रखेंगे, तो डिमांड कर्व फॉर मनी विल शिफ्ट टू द लेफ्ट। अब इसमें अगर वो क्वेश्चन पूछते हैं कि गवर्नमेंट ने एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी की, एक्सप्लेन व्हाट विल हैपन टू डिमांड फॉर मनी। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी सिंपली मींस टैक्सेस कम किए गवर्नमेंट ने और स्पेंडिंग बढ़ाई है, उससे इनकम्स बढ़ेंगी, लोग ज्यादा पैसा कैश ट्रांजैक्शंस के लिए डिमांड करेंगे। एमटीडी कर्व, एमटीडी 0 से एमटीडी 1 पे, राइट पे क्या बढ़ जाएगी? तो इन्फ्लेशन बढ़ने से भी ज्यादा मनी डिमांड करते हैं आप, ईच केस ये बाहर शिफ्ट हो जाएगा। आपको ज्यादा पैसा चाहिए होगा ना, कैश ज्यादा चाहिए होगा। गॉट इट अब्दुल्ला? ओके, ये हो गया जी ट्रांजैक्शन मोटिव। एनी क्वेश्चंस? Precautionary motive, ehtiyat, future emergencies. It's a demand for cash या liquid assets for unforeseen emergencies. मसलन सर्जरी करवानी पड़ सकती है, बच्चों को एजुकेशन के लिए भेजना होता है, उनकी शादियां, ये प्रिकॉशनरी मोटिव है लोगों का। फर्म्स का प्रिकॉशनरी मोटिव क्या है जी? कि अनएक्सपेक्टेडली मशीन्स ब्रेक डाउन ना हो जाएं। गवर्नमेंट किस लिए पैसा रखती है अपने पास कि कोई फ्लड्स या अर्थ कोई मेजर कैटास्ट्रोफी ना आ जाए, उसके लिए कैश ना चाहिए हो, कोविड-19 जैसे हालात ना हो जाए। सो ये इमरजेंसी के लिए आप अपने पास कैश या लिक्विड फॉर्म में एसेट्स रखते हैं, वो डिमांड फॉर मनी बनाते हैं प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए। इसका भी इंटरेस्ट से कोई ताल्लुक नहीं, एंड आई एग्री विद केन्स हियर। अगर मेरी कोई सर्जरी होनी है आज से 10 साल बाद, तो मैं अभी से कि इंटरेस्ट रेट लो है मैं कर्जा लेके नहीं बैठ जाऊंगा, या मेरे बच्चों ने पढ़ने जाना है आज से 4-5 साल बाद, तो मैं अभी से लोन्स नहीं ले लूंगा। तो इंटरेस्ट से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये बिल्कुल परफेक्टली इनइलास्टिक है टू चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट्स। अलबत्ता ये भी इन्फ्लुएंस होता है
इंटरेस्ट रेट्स के अलावा बाकी फैक्टर्स से शिफ्ट जो उसको करते हैं वही फैक्टर्स, चेंजेस इन प्राइस लेवल्स एंड इनकम्स। अगर इनकम ज्यादा हो जाए, अमीर आदमी इमरजेंसी के लिए भी ज्यादा पैसा अपने पास रखता है, फर्म्स भी ज्यादा रखेंगी जो बड़ी फर्म्स है, गवर्नमेंट भी। इसी तरह प्राइस लेवल, महंगाई हो फ्यूचर इमरजेंसीज के लिए, जैसे पहले अगर मैंने सोचा था कि अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए इतने पैसे चाहिए, अब मुझे अंदाजा है कि ज़्यादा चाहिए, सो आई कीप मोर लिक्विड कैश इन सम फॉर्म फॉर देयर फ्यूचर। समझ आ गया? डिमांड कर्व राइट पे शिफ्ट हो जाएगा, मनी प्रिकॉशनरी डिमांड। कोई कंफ्यूजन बच्चों? गुड बैच टुडे, सबको समझ आ रहा है जी होपफुली। स्पेकुलेशन मोटिव, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको जरा अच्छी तरह समझते हैं। स्पेकुलेशन का कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं। दिस इज व्हेन पीपल या फर्म्स इन्वेस्ट फॉर शॉर्ट टर्म गेन्स, मसलन शेयर्स में, प्रॉपर्टी में, डॉलर्स में भी लोग स्पेकुलेट करते हैं, करेंसीज में, हर चीज में, शेयर मार्केट में, क्रिप्टोज में, हर चीज में स्पेकुलेशन हो रही होती है। आइडिया क्या है? दे ट्राई टू गेन फ्रॉम डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस एंड परचेज प्राइस, ओल्डेस्ट बिजनेस इन द बुक। एक चीज $1 में खरीदी, $2 में बेच दी, ये है आपकी स्पेकुलेशन। केन्स यहाँ पे इसको बहुत लिमिटेशन देता है, बहुत बड़ी लिमिट करता है कि भाई सिर्फ गवर्नमेंट बॉन्ड में लोग स्पेकुलेट करते हैं, हम हर चीज में स्पेकुलेट करते हैं। समझ आ गई जी स्पेकुलेशन मोटिव का बेसिक आइडिया, कि लोग सेलिंग प्राइस एंड परचेज प्राइस ऑफ एसेट्स में डिफरेंट करके गेस कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी ऊपर जाने वाली है, खरीद लिया स्पेकुलेटिव तरीके से, फिर जब वो ऊपर गई प्रॉपर्टी बेच दिया। सेम विद बॉन्ड्स। सो गवर्नमेंट बॉन्ड्स आर सेविंग सर्टिफिकेट्स विच आर सोल्ड एट अ डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट मींस उसकी जो फेस वैल्यू उससे थोड़ा सस्ता गवर्नमेंट बेचती है। अगर 100 पाउंड लिखा हुआ है, 95 पे बेचते हैं ताकि लोग ज्यादा खरीदें। एंड हैव अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, गवर्नमेंट उस पर एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट आपको दे रही होती है पर ईयर। मसलन अभी एग्जांपल से समझिएगा, अ बॉन्ड विद अ फेस वैल्यू ऑफ 100 पाउंड्स हैज अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट ऑफ 10 पाउंड, व्हिच मींस 10%। अब अगर ओपन मार्केट में बॉन्ड्स की डिमांड वगैरह गिरी और उनकी प्राइस गिरती है, 50 पाउंड्स पे आ जाते हैं, तो वही 10 पाउंड अब 20% इंटरेस्ट बन जाएगा, क्योंकि 10 over 50 into 100, रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट इंटू 100 20% होगी। और यही बॉन्ड अगर महंगा हो जाए, लेट्स से 200 का हो जाए, तो अब इंटरेस्ट तो गवर्नमेंट ने 10 ही देना है, तो 10 over 200 into 100 सिर्फ 5% इंटरेस्ट है। तो आप स्पेकुलेटर्स के तौर पे सोचें, कब इन्वेस्ट करेंगे बॉन्ड्स में? जब उनकी प्राइस हाई है और इंटरेस्ट रेट लो है, या जब उनकी प्राइस लो है और इंटरेस्ट बहुत अच्छा मिल रहा है, कब इन्वेस्ट करेंगे? कोई बच्चा मुझे बताएगा? जब क्या मिल रहा है एहसान? यस, जब इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है और बॉन्ड की प्राइसेस कम है, आपको उम्मीद है कि बॉन्ड कल को महंगा भी हो जाएगा, स्पेकुलेटिव गेन भी कर लोगे और इंटरेस्ट तो अच्छा आ ही रहा है। सो ये कॉन्सेप्ट है। अब क्योंकि इस मोटिव ऑफ मनी का इंटरेस्ट रेट से डायरेक्ट ताल्लुक है, तो इसकी शेप इंटरेस्ट इलास्टिक है। जब इंटरेस्ट रेट IR 0 पे था, हाई था, मींस बॉन्ड सस्ते थे, लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया, कैश अपने पास कम रखा, डिमांड फॉर मनी Q0 पे सिर्फ थी। जब इंटरेस्ट रेट नीचे गया IR1 पे, मींस बॉन्ड्स महंगे हैं, लोगों ने कैश अपने पास रख लिया, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट नहीं किया, डिमांड फॉर मनी Q1 तक बढ़ गई। क्योंकि इंटरेस्ट रेट चेंजेस का इस मोटिव पे इफेक्ट है मनी स्पेकुलेशन डिमांड पे, इसलिए इसकी शेप एक नॉर्मल डिमांड कर्व जैसी हो जाती है। समझ आ गई बच्चों? ओके। अब मेरा बेटा, जब स्पेकुलेटिव मोटिव जो कि इंटरेस्ट इलास्टिक है, उसमें बाकी स्ट्रेट लाइन वो जो परफेक्टली इनइलास्टिक थे, डिमांड फॉर मनी, ट्रांजैक्शन एंड प्रिकॉशन वाले ऐड किए, तो पूरा लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व LPC, डिमांड कर्व फॉर मनी बिकम्स इंटरेस्ट इलास्टिक। दो स्ट्रेट लाइंस में मैथमेटिकली अगर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन मिलाई जाए, तो सबकी शेप डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाएगी। सबको समझ आ गया या कोई कंफ्यूजन? अम, अब मेरे पास इस वक्त वो नहीं है अपना, मेरा शायद ये नहीं चल रहा, कोशिश करता हूँ अगर चल जाए तो आपको। बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट था बेटे, दो स्ट्रेट लाइंस आप बचपन में लगाते थे, ठीक है, उसके साथ एक टेढ़ी लाइन लगा दो, तो सारी अगर उनको जमा करो तो सबकी शेप मैथमेटिकली उस तरह हो जाएगी। जैसे ये देखो, ये आपका पहली स्ट्रेट लाइन, मनी ट्रांजैक्शन डिमांड, दूसरी स्ट्रेट लाइन, मनी प्रिकॉशन डिमांड,
इनमें जब जमा किया मनी स्पेकुलेशन डिमांड, तो बताओ ओवरऑल डिमांड कर्व फॉर मनी क्या बन जाएगा, क्या शेप हो जाएगी, इस शेप में कर्व बन जाएगा। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो इंटरेस्ट रेट के साथ अब इलास्टिसिटी आ गई है क्वांटिटी ऑफ मनी में, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। बैक टू द टॉपिक जी। सॉरी। अच्छा, ही इज नॉट शोइंग, उसको कहो लेफ्ट करें, अच्छा आ गया, ठीक है जी। राइट जी, तो ये हो गए हमारे डिमांड फॉर मनी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस यूनिट। अब इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन, जैसे केन्स कहता है, डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू होते हैं। हमने दोनों को इकट्ठा किया। इंटरेस्ट रेट कहाँ डिटर्मिन हुआ, लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व एलपीसी, जब मनी सप्लाई कर्व एमएस को ई जीरो पे इंटरसेक्ट करता है, इंटरेस्ट रेट आई जीरो हो गया, आई आर जीरो हो गया, और क्वांटिटी ऑफ मनी इज क्यू। अब इसकी जरा इंटरनल वर्किंग देखते हैं। अगर किसी वजह से इंटरेस्ट रेट आई आर वन पे जाता है, अब मेरे बच्चों जरा तसल्ली से देखो, डिमांड फॉर मनी ज्यादा है आई आर वन पे या सप्लाई ऑफ मनी, मैंने पॉइंट्स ए एंड बी लगा दिए हैं। इंटरेस्ट रेट वन पे क्या ज्यादा है, डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, ठीक है, सरप्लस लिक्विड एसिड्स है। इंटरेस्ट रेट ज्यादा होने का मतलब क्या है कि बॉन्ड्स की प्राइसेस लो हैं। अब लोग बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देंगे, जब बॉन्ड्स खरीदेंगे बॉन्ड्स की डिमांड बढ़ेगी, उनकी प्राइस बढ़ेगी, जैसे उनकी प्राइस बढ़ी इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा, वापस आईआर जीरो पे ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम पे वापस आ जाएगा। ये बात समझ आई, ये एक बार फिर बता दूं। श्योर मेरा बेटा। हसान आप मुझे बताओ, आईआर वन है इंटरेस्ट रेट, किस पॉइंट पे है हमारी डिमांड फॉर मनी, मैंने पॉइंट्स लगाए हुए हैं, क्या पॉइंट है, पॉइंट ए पे, और मनी सप्लाई कितनी है, बी लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है मैंने बेटे, ऊपर देखो ना इंटरेस्ट रेट वाली लाइन पे जाके देखो, बी, तो ए टू बी, मनी सप्लाई इज मोर देन लिक्विडिटी प्रेफरेंस, यानी डिमांड फॉर मनी, सरप्लस लिक्विड एसेट्स है लोगों के पास। इंटरेस्ट रेट ज्यादा मींस बॉन्ड सस्ते हैं, जैसे आपने खुद थोड़ी देर पहले कहा था बॉन्ड्स खरीद लोगे, राइट, इन्वेस्ट कर दोगे बॉन्ड्स। जब आप बॉन्ड्स खरीदोगे, बॉन्ड्स की प्राइस पे उनकी डिमांड बढ़ने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, नहीं, हाँ कम होगा, कम होगा। इंटरेस्ट रेट नहीं, नहीं डिमांड, पहले बताओ मुझे, बॉन्ड्स की जब डिमांड बढ़ेगी उनकी प्राइस पे क्या असर पड़ेगा, प्राइसेस बढ़ने से बॉन्ड्स की इंटरेस्ट रेट पे क्या असर पड़ेगा, वापस आईआर वन से आईआर जीरो पे आ गया, ठीक है। हसान गॉट इट, या अब नीचे से करते हैं, अगर आई आर टू का इंटरेस्ट रेट, तो सी है मनी सप्लाई, डी है डिमांड फॉर मनी, यानी डिमांड फॉर मनी इज मोर देन मनी सप्लाई, देयर इज शॉर्टेज ऑफ लिक्विड एसेट्स। इंटरेस्ट रेट लो होने का मतलब है बॉन्ड्स महंगे हैं, अब लोग बॉन्ड्स में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बॉन्ड्स को बेचेंगे। जब बॉन्ड्स को बेचेंगे ओपन मार्केट में, बॉन्ड्स की सप्लाई बढ़ने से उनकी प्राइस गिरेगी और इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा, वापस आई आर जीरो पे। एवरीवन टोटली क्लियर ऑन दिस जी? एक्सीलेंट, ये सब एक्सप्लेन्ड है यहाँ पे पूरी डिटेल में। अब कैसे इंटरेस्ट रेट चेंज होता है, डिमांड या सप्लाई या दोनों चेंज होने की वजह से। पहले वाले फिगर में देखो, मैंने लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व एलपीसी जीरो ओरिजिनल था, इंटरेस्ट रेट वाज आईआर जीरो, इक्विलिब्रियम वाज ई जीरो। किसी वजह से डिमांड फॉर मनी बढ़ती है, लेट्स से इनकम्स बढ़ी हैं या इन्फ्लेशन आई है या इंटरवल्स ऑफ पेमेंट लंबे हुए हैं, एलपीसी वन पे शिफ्ट होगा बाहर, एज अ रिजल्ट इंटरेस्ट रेट आईआर वन पे ऊपर चला गया। अब अगर इनकम्स गिरती हैं, डिफ्लेशन आती है, इंटरवल्स ऑफ पे छोटे होते हैं, तो डिमांड फॉर मनी गिरेगी, एलपीसी जीरो से एलपीसी टू पे, और आईआर टू पे, इक्विलिब्रियम टू पे इंटरेस्ट रेट नीचे आ गया। समझ आ गया? सेम विद मनी सप्लाई, एम एस जीरो पे थी पहले, अगर गवर्नमेंट मनी सप्लाई बढ़ाती है, देखो वो डिमांड कर्व लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व को आगे जाके कट कर रही है, इंटरेस्ट रेट आई आर जीरो से आई आर वन पे आ गया। और अगर गवर्नमेंट मनी सप्लाई कम करती है, तो देखो इंटरेस्ट रेट आई आर टू पे बढ़ गया, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। समझ आ गया बच्चों या कोई कंफ्यूजन? शिफ्ट किए, डिमांड सप्लाई शिफ्ट किए, आप दोनों भी शिफ्ट करके देख सकते हो, लेकिन थ्योरी में बहुत लिमिटेशंस हैं। पहली,
The view that transaction and precaution motives are interest inelastic is not correct. They do change with interest rate changes. आज का दौर क्रेडिट कार्ड का सारा इलेक्ट्रॉनिक मनी है, थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे हो ट्रांजैक्शन पे बहुत फर्क पड़ता है। लोग 40 इंच का टीवी लेना था 60 इंच का ले लेंगे, अपनी औकात से बाहर की चीज़ ले लेंगे, इंटरेस्ट रेट कम होगा क्योंकि रीपेमेंट आसान है। तो उनसे भी इंटरेस्ट रेट का ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशन पे भी असर है। तो ये कहना कि ये परफेक्टली इनइलास्टिक है, इनकरेक्ट। केन्स कुड नॉट हैव फोरसीन, उसके टाइम पे क्रेडिट कार्ड्स वगैरह नहीं थे। नंबर टू, द नोशन दैट पीपल ओनली इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स फॉर स्पेकुलेशन इज इनकरेक्ट, एज पीपल इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, प्रॉपर्टी, हर चीज़ में दुनिया में हम स्पेकुलेट कर रहे हैं, करेंसीज में, शेयर मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, एवरीथिंग। नंबर थ्री कि मनी सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है, ट्रू इन शॉर्ट रन, लॉन्ग रन में इसका भी इंटरेस्ट इलास्टिक होना शुरू हो जाती है। और नंबर फोर जो कल भी करवाया था और बच्चों को बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था कुछ को, प्लीज ये समझ लो, लिक्विडिटी ट्रैप। केन्स ने खुद अपनी थ्योरी की एक वीकनेस आइडेंटिफाई की थी कि मनी सप्लाई चेंजेस इंटरेस्ट रेट को शायद अफेक्ट ना करें जब लिक्विडिटी ट्रैप एग्जिस्ट कर रहा है। व्हाट इज दिस ट्रैप? A situation where bond prices are too high and interest rate is too low, लोग इन्वेस्ट करेंगे नहीं बॉन्ड्स में। आप मनी सप्लाई बढ़ाओ भी, लोग कैश अपने पास ही रखेंगे। बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना खतरनाक है, वो इतने महंगे हैं कि कल को वो सस्ते हो जाएंगे, आपकी असल इन्वेस्टमेंट डूब सकती है। और इंटरेस्ट रेट इतना कम है कि आप अट्रैक्ट ही नहीं हो रहे उनमें इन्वेस्ट करने के लिए। तो लिक्विडिटी ट्रैप जब एग्जिस्ट करता है, डिमांड कर्व फॉर मनी, लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व, जो ट्रांजैक्शन प्रिकॉशन और स्पेकुलेशन से मिलकर बना है, नीचे वाले हिस्से में परफेक्टली इलास्टिक हो गया, लोग कैश होल्ड करके बैठ गए। अब मनी सप्लाई MS0 से बढ़ के MS2 पे जाए या घट के MS1 पे जाए, इंटरेस्ट रेट पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। इंटरेस्ट रेट इस केस में मनी सप्लाई चेंजेस से डिटरमिन नहीं हो रहे क्योंकि लोग आर टू स्पेकुलेटेड, टू अनश्योर अबाउट बॉन्ड्स, दे आर टू एक्सपेंसिव एंड द इंटरेस्ट रेट इज टू लो। समझ आ गया मेरे बच्चों? कोई कंफ्यूजन? दोबारा करवाऊं? ऊपर लिखा हुआ है ना कि बॉन्ड की प्राइसेस बहुत ज्यादा हैं और इंटरेस्ट रेट टू लो है। पीपल आर नॉट इवन इन्वेस्टिंग इन बॉन्ड्स नाउ, वेदर मनी सप्लाई इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। उससे नीचे वाला हिस्सा वो कैश होल्ड करके बैठ गए, लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व परफेक्टली इलास्टिक हो गया। अब इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं होगा, यहाँ पे थ्योरी फ्लॉप हो जाएगी। हाँ, लेकिन वो कहते हैं लिक्विडिटी ट्रैप कब एग्जिस्ट करेगा? जब ऐसा है कि बॉन्ड्स बहुत महंगे और इंटरेस्ट रेट बहुत कम है। ठीक है ना? वो गवर्नमेंट क्या करे वो एक बात की बात है, लेकिन एक लिमिटेशन समझ आ रही है आपको? एनीवन एल्स हु स्टिल स्ट्रगलिंग विद इट? मैं दोबारा बना के दिखा दूं आपको, ये सबको क्लियर है? बना दूं? ओके। ये देखिए बेटे, अब आई एम होपिंग कि ये मेरा पेन चल जाए। मैं इधर साइड पे ही कोशिश करता हूँ बनाने की। ये देखिए बेटे, इधर आ गया इंटरेस्ट रेट। लेबल्स को खास तवज्जो मेरे बेटे। क्वांटिटी ऑफ मनी। अच्छा जी, हमारा लिक्विडिटी प्रेफरेंस का पहले तो नॉर्मल आ रहा था, फिर नीचे बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। रीजन, बॉन्ड्स आर टू एक्सपेंसिव and interest rate is too low, people are not even interested in spending on bonds and investing in bonds. अब अगर गवर्नमेंट मनी सप्लाई, ये पहला हमारा इक्विलिब्रियम बना था, ये हमारा इंटरेस्ट रेट बना था। अब अगर गवर्नमेंट मनी सप्लाई बढ़ाए भी तो इंटरेस्ट रेट वहीं का वहीं, और अगर मनी सप्लाई कम भी करे इंटरेस्ट रेट वहीं का वहीं। लिक्विडिटी ट्रैप है, लोग कैश होल्ड करके बैठे हुए हैं, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, इंटरेस्ट रेट डिटर्मिन नहीं हो रहा मनी सप्लाई चेंजेस से। गॉट इट? एक्सीलेंट। अब बेटे वापस आते हैं, एक क्वेश्चन जरा देखो। एक्सप्लेन व्हाई पीपल डिमांड मनी अकॉर्डिंग टू लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, एंड इफ क्रेडिट कार्ड्स बिकम पॉपुलर हाउ इट विल अफेक्ट डिमांड फॉर मनी। ये मैंने आपको सॉल्व करके भेजा हुआ है। डू यू वांट मी टू शो यू दीज क्वेश्चंस आंसर, या आप लोग खुद देख लेंगे मैक्रो इकोनॉमिक सॉल्यूशंस में? सब पक्की बात है? सबको पता है ना ये मैक्रो इकोनॉमिक सॉल्यूशंस मैंने आपको भेजे हुए हैं? यार सबको क्लियर है? तो फिर ना दिखाओ, मुझे बता दो। Khamoshi, I will take that you have him, you understand it.
चलिए, गुड इनफ। अब जी दूसरी थ्योरी, जरा रिलेटिवली मॉडर्न थ्योरी, लोनेबल फंड थ्योरी। ये इंटरेस्ट रेट कैसे डिटरमिन होता है? ये न्यू क्लासिकल थ्योरिस्ट यानी आपके जो ये जो मिल्टन फ्राइडमैन और उसके फॉलोअर, इनका व्यू क्या था कि लोनेबल फंड्स थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट जो है उसके थ्रू इंटरेस्ट डिटरमिन, थोड़ी सी हिस्ट्री दी उसको छोड़ते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। According to this theory, rate of interest is determined by demand and supply of loanable funds. केन्स कहता था इंटरेस्ट कैसे डिटरमिन हो रहा है? डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी के थ्रू। ये कह रहे हैं मनी छोटी टर्म है यहाँ पे। इंटरेस्ट रेट डिटरमिन हो रहा है थ्रू डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स, ठीक है? In this regard, the theory is more realistic and broader than classical theory of interest. Loanable funds हैं क्या? जो बैंक्स के पास लेंड करने के लिए पैसा अवेलेबल है। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, डिमांड फॉर लोनेबल फंड कैसा होती है? हाउस में बोरो मनी टू बाय हाउसेज एंड कार्स, एक डिमांड का मोटिव ये बन गया। फर्म्स में बोरो मोर फॉर इन्वेस्टमेंट, स्पेशली इफ द फ्यूचर लुक्स गुड। गवर्नमेंट का अगर बजट डेफिसिट वगैरह है, उसने स्पेंडिंग ज़्यादा कर दी थी टैक्सेस लेने से, तो उसको फाइनेंस करने के लिए भी गवर्नमेंट बोरो करती। तो ये तीनों एजेंट डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स क्रिएट कर रहे हैं, हाउस होल्ड, फर्म्स एंड गवर्नमेंट। ये इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं, ये टर्म्स याद रखिएगा। डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स का नेगेटिव रिलेशनशिप है इंटरेस्ट रेट से, किसी भी डिमांड कर्व की तरह। जितना इंटरेस्ट रेट लो होगा उतना ज्यादा इकोनॉमिक एजेंट्स बोरो करेंगे, देयरफॉर डिमांड फॉर लोनेबल फंड स्लोप्स डाउनवर्ड। कोई कंफ्यूजन इसमें? बहुत आसान थ्योरी है लेकिन स्टिल ओके। सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स कौन प्रोवाइड करता है? सेवर्स, ठीक है ना? तो सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स इज डिराइव्ड फ्रॉम पीपल्स सेविंग्स एंड बैंक क्रेडिट, ठीक है, पीपल्स। अच्छा जी, अब देखो इसको, सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स का पॉजिटिव रिलेशनशिप है इंटरेस्ट रेट्स का, जैसे नॉर्मल सप्लाई कर्व का होता है। जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है लोग ज्यादा सेव करते हैं, हेंस सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड कर्व स्लोप्स अपवर्ड। जी जी, बैंक है ही, हाँ बिल्कुल, बैंक इंटरमीडिएट है ना, हमारा पैसा लेके वो आगे लेंड करता है। अच्छा जी, सो लोनेबल फंड थ्योरी के मुताबिक इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे डिटरमिन होता है? व्हेन डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स intersect. In other words, equilibrium interest rate is determined at a point where demand for loanable funds curve intersects the supply curve of loanable funds. It can be shown with the help of the figure below. Interest rate, quantity of money, वही label। DLF, डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स। SLF, सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स, इकट्ठे हुए इंटरेस्ट रेट डिटरमिन हुआ। कोई कंफ्यूजन? जी जी बेटे, मैं भी अभी बताता हूँ, वही बताने जा रहा हूँ। देखो, अब ये चेंज कैसे होगा? फर्ज किया लोग ज्यादा सेव कर रहे हैं, ठीक है, फ्यूचर कॉन्फिडेंस लो है, उनको लगता है फ्यूचर के हालात खराब हो रहे हैं, अभी कुछ सेविंग कर लो, ठीक है, उससे सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स बढ़ जाएगी, ठीक है। जिस वजह से भी लोग ज्यादा सेव कर रहे हैं बैंक्स में आके, उसकी वजह से सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स बढ़ेगी। या फिर कोई ऐसी पॉलिसीज गवर्नमेंट ने यूज की हैं कि बैंक्स जो हैं ज्यादा लेंडिंग पे आमादा हो रहे हैं, ठीक है, डिस्काउंट रेट वगैरह कम कर दिया है, लिक्विडिटी रेशियो कम रखी, उससे भी सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स बढ़ के राइट पे शिफ्ट होगी और इंटरेस्ट रेट नीचे। वाइस वर्सा इज ट्रू, अगर इसको लेफ्ट पे शिफ्ट कर देते इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता। राइट साइड वाला डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स, अगर कंज्यूमर्स को एकदम से फ्यूचर कॉन्फिडेंस बहुत है, फर्म्स को बहुत फ्यूचर कॉन्फिडेंस है, दे विल डिमांड मोर लोन्स, ठीक है। इंटरेस्ट के अलावा बाकी फैक्टर्स एक्सटर्नल देखने, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बहुत अच्छी हो रही है, लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे लोन्स, उनको इनकम ज़्यादा हो रही है, उनको पे बैक करने में कॉन्फिडेंस है, ठीक है, तब भी ये राइट पे शिफ्ट हो जाएगा। एनी कंफ्यूजन इन द डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट थ्रू लोनेबल फंड्स थ्योरी? ओके, हाउ इज लोनेबल फंड थ्योरी बेटर देन क्लासिकल थ्योरी ऑफ केन्स? ये मैंने एहतियातन डाल दिया कि अगर लोनेबल फंड्स पे अकेला क्वेश्चन नहीं आ सकता, टू लिटिल मटेरियल। अगर वो कहते हैं दोनों थ्योरीज को कंपेयर करो, कैसे इंटरेस्ट रेट डिटरमिन होता है, तो आप जारी बात है उसका ब्रीफली बताएंगे। केन्स के मुताबिक मनी सप्लाई कैसे डिटरमिन, सिर्फ लिस्ट कर देना बेटे, परफेक्टली इनएलास्टिक मनी सप्लाई कर्व बना के गवर्नमेंट कैसे उसको डिटरमिन करवाती है, क्वांटिटेटिव ईजिंग के थ्रू, डिस्काउंट रेट्स, लिक्विडिटी रेशियो, बस लिस्ट कर देना, शिफ्ट करके दिखा देना मनी सप्लाई कर्व को। फिर डिमांड फॉर मनी पे ज़रा टाइम लगाइएगा, तीनों मोटिव्स ब्रीफली एक्सप्लेन करके, फिर उनको मिला के हमारा लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व मिला। जब उसको हमने मनी सप्लाई कर्व के साथ इंटरसेक्ट किया,
तो वहां पे लोन डिटरमिन हुए, अब शिफ्ट नहीं करने की जरूरत। अब उसके बाद लोनेबल फंड जो भी ऊपर पड़ा, ये सब लिख के फिर कंपैरिजन में जस्ट फॉर योर ओन सेक ये 3 पॉइंट पढ़ लीजिएगा कि क्यों लोनेबल थ्योरी बेहतर है, लेकिन उस पर कुछ क्रिटिसिज्म भी है, वो भी देख लेंगे हम। ठीक है, और दैट्स इट। कोई कंफ्यूजन बच्चे? ये आप खुद पढ़ सकते हैं, मैं जल्दी से करवा दूं, क्योंकि इट्स नॉट डायरेक्टली पार्ट ऑफ योर सिलेबस, मैंने एहतियातन डाला हुआ है। लोनेबल फंड्स थ्योरी तो आपकी सिलेबस में ऐड हुई है ना, और इस पे चांस हो जाता है, जब भी कोई टॉपिक ऐड होता है उस पर क्वेश्चन आने का चांस हो जाता है। ठीक है, तो ये कर लेंगे खुद या मैं करवा दूं जल्दी से, बताएं। डायरेक्टली पार्ट नहीं है, और हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया है। मेरे ख्याल में हम एक दो क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, ये ज़्यादा बेहतर है। जैसे यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन दिया, एक्सप्लेन हाउ वेज इंटरेस्ट रेट इज डिटर्मिन्ड अकॉर्डिंग टू लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी बाय केन्स। मई जून 19 का आपका ही वेरिएंट था। डिस्कस हाउ फार, पहला क्वेश्चन तो साफ साफ वो मई जून 20 का हो गया। मई जून 19 का देखो, डिस्कस हाउ फार एन इंक्रीज इन वेजेस एंड अ लॉस ऑफ बिजनेस कॉन्फिडेंस माइट अफेक्ट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका भी मैंने आपको सोल्यूशन भेजा हुआ है, अगर देखना चाहते हो तो मैं जल्दी से दिखाता हूँ। केन्स की थ्योरी में से ऑफ कोर्स, और सॉरी दिखा दूं इसका स्केच। अच्छा जी, मेरे ख्याल में हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, ये पॉलिसीज आपको बड़ी अच्छी तरह आती हैं, मैं जल्दी से करा दूं, 10 मिनट में इसको हम फिनिश कर सकते हैं। आप लोगों से ही पूछता जाता हूँ, और ये सारी पॉलिसीज हमारी हो जाएंगी जल्दी से। आगा मेहदी साहब, ये टाइम है आने का, एक्सटेंडेड कॉल। अच्छा जी, लेट्स सी। गवर्नमेंट के मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं जी? अनएम्प्लॉयमेंट, हाई इन्फ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट का सरप्लस या डेफिसिट होना, डिसइक्विलिब्रियम, नेगेटिव और लो इकोनॉमिक ग्रोथ, सब्सिडरी यानी सेकेंडरी प्रॉब्लम्स हैं, एक्सचेंज रेट इनस्टेबल होना, मुसलसल फ्लक्चुएशन जैसे पाकिस्तान का हो रहा है आजकल, पॉवर्टी, लो लिटरेसी। इसी तरह फिर मेन एम्स क्या बन गए? फुल एम्प्लॉयमेंट लेना, यानी नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे, जहां पे 3-1% अनएम्प्लॉयमेंट होती है, एग्रीगेट डिमांड फॉर लेबर इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई ऑफ लेबर। कुछ अनएम्प्लॉयड होते हैं फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल वाले। प्राइस स्टेबिलिटी, यानी एक यू नो कांस्टेंट प्राइसेस चलती रहे, माइल्ड इन्फ्लेशन 1 to 2%, वेरी गुड फॉर द इकोनॉमी, स्टेबल तरीके से प्राइस बढ़े, डिफ्लेशन भी अच्छी नहीं है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम में रहे, पॉसिबल नहीं है कि हर साल इक्विलिब्रियम हो टू द पेनी। आइडिया क्या है कि अगर एक अकाउंट करंट अकाउंट डेफिसिट में है तो कैपिटल और फाइनेंशियल का सरप्लस उसको बैलेंस आउट कर दे, या फिर 1-2 साल डेफिसिट में गया आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो अगले 2-3 साल में सरप्लस उसको बैलेंस आउट कर दें, ये एम होता है गवर्नमेंट का। नेक्स्ट चीज, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ ली जाए जिसमें जीडीपी एक कॉन्टिन्यूस ग्रोथ लेता रहे और फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी भी डिस्टर्ब ना हो। सब्सिडरी एम्स, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, पॉवर्टी एलिविएशन, पॉवर्टी को कम करना, हाई लेवल्स ऑफ लिटरेसी वगैरह। इसके लिए हमारे पास दो टाइप की पॉलिसीज हैं, डिमांड साइड, उसके अंदर फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, जिसका हिस्सा एक्सचेंज रेट पॉलिसी भी है। डू आई नीड टू रिवाइज दिस, या सबको आता है? मुझे बता दें, आपसे पूछ लो या आता है? सबको आता है? ये एएस में भी पढ़ चुके हो, ए टू में भी पढ़ चुके हो, तो लेट्स जस्ट क्विकली मूव ऑन। टूल्स एक बार आपको याद दिलाता हूँ। फिस्कल का है गवर्नमेंट का बजट, यानी गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेस। एक्सपेंशनरी मींस टैक्सेस कम ले रही है गवर्नमेंट, स्पेंडिंग ज्यादा कर रही है। कॉन्ट्रैक्शनरी, टैक्सेस ज्यादा ले रही है, स्पेंडिंग कम कर रही है। क्यों हम कॉन्ट्रैक्शनरी यूज करते हैं? इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करने के लिए, और एक्सपेंशनरी अनएम्प्लॉयमेंट कम करने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल करने के लिए। सेम गोज फॉर मॉनेटरी, इसके अंदर भी 3 टूल्स हैं, दो नहीं इसमें 3 है, सॉरी। माइन की टर्म्स, मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या है? आई फॉर इंटरेस्ट रेट्स, एम फॉर मनी सप्लाई, ई फॉर एक्सचेंज रेट्स। एक्सपेंशन लानी है तो इंटरेस्ट रेट्स को कम करते हैं, साथ में मनी सप्लाई को बढ़ा सकते हैं, एक्सचेंज रेट को भी कम कर सकते हैं ताकि एक्सपेंशन आए। और जब इन्फ्लेशन वगैरह है तो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी यूज होगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाएंगे, मनी सप्लाई को कम किए जा सकते हैं, और साथ में शायद एक्सचेंज रेट को भी बढ़ाया जाए। ये इनके ग्राफ्स हैं, सबको आते हैं। प्राइस लेवल, रियल जीडीपी, एडी कर्व राइट पे शिफ्ट होता है जब एक्सपेंशनरी पॉलिसीज यूज करते हैं, फिजिकल या मॉनेटरी, और दूसरे में एडी कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट हो रहा है। खुद ही आपको इसमें से एम नजर आ रहे होंगे, जीडीपी
पहली में बढ़ रहा है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही है, लेकिन महंगाई आ रही है और इनकम्स बढ़ने से ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हो इम्पोर्टेड गुड्स, जिससे बैलेंस ऑफ पेमेंट का करंट अकाउंट डेफिसिट में जा रहा है। दूसरी में देखो, प्राइस लेवल आपने कंट्रोल कर लिया, बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक हो गया क्योंकि इनकम्स कम है, कम इंपोर्ट करोगे, लेकिन रियल जीडीपी गिरने से मुराद इकोनॉमिक ग्रोथ कम है और कम हो रही है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। दो एम्स हासिल हो गए, दो एम्स हाथ से निकल गए। इस तरह एक्सचेंज रेट रिवैल्यूएशन डीवैल्यूएशन गवर्नमेंट करती है, सब सेम चीज़ है। सप्लाई साइड करवाने की ज़रूरत है, ये सबको आती है। सप्लाई साइड, ओके श्योर। सप्लाई साइड पॉलिसीज़ में गवर्नमेंट यूज़ करती है ऐसी एम्स, ऐसे टेक्निक्स कि उससे एग्रीगेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, लॉन्ग रन वाला एग्रीगेट सप्लाई कर्व राइट पे शिफ्ट हो। अगर कॉन्ट्रैक्शन ही करनी हो तो कभी कभी वो भी करते हैं लेफ्ट पे शिफ्ट करने के लिए। इसमें अक्सर गवर्नमेंट या खुद करती है या मार्केट फोर्सेस को यूज करती है, प्राइवेट सेक्टर को यूज करती है। जैसे एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ लेबर, गवर्नमेंट खुद भी करवा सकती है और प्राइवेट सेक्टर को भी इंकरेज कर सकती है सब्सिडीज वगैरह दे के कि जी अपनी लेबर को ट्रेन करें, एजुकेट करें। उससे स्किल्स बढ़ेंगी, प्रोडक्टिविटी वर्कर्स की बढ़ेगी, पोटेंशियल ग्रोथ, पूरा पीपीसी राइट पे शिफ्ट, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई लॉन्ग रन में बाहर शिफ्ट हो जाएगी। सब्सिडीज में हल सबको अंदाजा है कि कैसे इससे एग्रीगेट सप्लाई लॉन्ग रन में बढ़ेगी। प्राइवेटाइजेशन, गवर्नमेंट अपने बिजनेसेस को प्राइवेट सेक्टर को बेच देता है, प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट मोटिव की वजह से ज़्यादा एफिशिएंट है, नई टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, लॉन्ग रन में एग्रीगेट सप्लाई कर पीपीसी बाहर शिफ्ट हो जाता है। रिड्यूसिंग बैरियर्स टू एंट्री, मेकिंग अ मोर कंटेस्टेबल मार्केट, बैरियर्स कम करने से आपकी मार्केट कंटेस्टेबल बन जाती है। हमने ये पढ़ा हुआ है। कैसे किए जाते हैं बैरियर्स कम? डी रेगुलेशन, कानून आसान कर दो, सेटअप रूल्स आसान कर दो नई फर्म्स के। when government makes laws on new businesses set up easy licensing requirement, you know, सॉरी, सब्सिडी से बैरियर्स टू एंट्री भी रिड्यूस होते हैं, लेकिन यहाँ पे आइडिया मोर अबाउट डी रेगुलेशन है। ठीक है, नई फर्म्स को सेटअप करने में आसानी करवाना, ट्रेनिंग वगैरह देना एंटरप्रेन्योर्स को, स्टफ लाइक दैट। उससे भी लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई का बाहर शिफ्ट होगा। इन्वेस्टमेंट, चाहे खुद करें या प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करें इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मसलन फर्म्स जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती हैं, प्रोसेस इनोवेशन आती है, डायनामिक एफिशिएंसी आती है, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व राइट पे शिफ्ट होता है। ट्रेड यूनियंस एक डिसरप्टिव एजेंट्स हैं, स्ट्राइक्स वगैरह करते हैं। उनकी पावर को अगर गवर्नमेंट कम कर दे, ऐसे लॉज बना दे कि वो स्ट्राइक्स पे आसानी से ना जा सकें, तब भी प्रोडक्शन प्रोसेस स्मूथ होते हैं, एग्रीगेट सप्लाई लॉन्ग रन में राइट पे शिफ्ट होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर, एज यू ऑल नो, सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करना, एजुकेशन ट्रेनिंग वगैरह में, और हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स, ब्रिजेस, आपकी बनाने, या सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स। इस सब से फर्म्स की कॉस्ट बढ़ कम होगी, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इन पर्टिकुलर। अच्छे एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स वगैरह हैं तो इंटरनेशनल ट्रेड में भी आपकी हेल्प मिलेगी। पीपीसी बाहर शिफ्ट होगा, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व बाहर शिफ्ट होगा। अब कुछ पॉलिसीज आपकी मिलती जुलती हैं मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी से। रिड्यूसिंग डायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स का कम करना, इससे लेबर फोर्स को इंसेंटिव आता है ज़्यादा काम करने का, ज़्यादा घंटे, उससे लेबर सप्लाई बढ़ती है और लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व राइट पे शिफ्ट हो जाता है। और इसी तरह अगर कॉरपोरेशन टैक्स, प्रॉफिट टैक्स कम करते हो तो फर्म्स के पास रिटेन प्रॉफिट बच जाता है, जिसको वो एक्सपेंशन पे यूज़ करते हैं। फ्री ट्रेड के थ्रू भी लॉन्ग रन में एग्रीगेट सप्लाई बढ़ती है, क्योंकि रॉ मटेरियल्स वगैरह सस्ते आ जाते हैं, टेक्नोलॉजी आपके मुल्क में आ जाती है और आपकी फर्म्स कंपैरेटिव एडवांटेज डेवलप करते हैं। इंटरेस्ट रेट कम होने से भी लॉन्ग रन में एग्रीगेट सप्लाई पर बाहर शिफ्ट होता है। तो ये हो गया जी हमारा इसका ग्राफ। थ्री शेप वाला मैंने बनाया है, परफेक्टली इलास्टिक, फिर इन इलास्टिक, पीपीसी के पास आ गए, फुल एम्प्लॉयमेंट के पास, फिर परफेक्टली इन इलास्टिक जब सप्लाई बिल्कुल नहीं बढ़ सकती। इसी तरह आप इसी शेप में बाहर शिफ्ट करेंगे एज अ रिजल्ट ऑफ दीज एक्सपेंशनरी सप्लाई साइड पॉलिसीज। साथ में एग्रीगेट डिमांड को भी शिफ्ट किया। आप जरा नोट करें, ना सिर्फ ये कि रियल जीडीपी बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही है, प्राइस लेवल भी नहीं बढ़ रहा। और क्योंकि आपका प्राइस लेवल नहीं बढ़ रहा, आपकी एक्सपोर्ट्स अभी भी कंपेटिटिव है, इंपोर्ट्स आपको सस्ती नहीं लग रही, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी आपका ठीक हो जाता है। सारे एम्स सिर्फ सप्लाई साइड पॉलिसीज के थ्रू आप हासिल करने में कामयाब हो जाते हो। शेल वी स्टॉप हियर, या आज लिमिटेशंस कर लेते हैं। लॉन्ग रन इफेक्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये सारी पॉलिसीज बहुत लॉन्ग रन में जाके, आज एजुकेशन एंड हेल्थ पे स्पेंड करो, 10-15 साल बाद अच्छी लेबर, स्किल्ड एंड हेल्दी लेबर मार्केट में आएगी, तो बहुत टाइम लगता है। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, गवर्नमेंट अदर यूजेस उस पैसे का मिस कर बैठती है। इन सब में गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ रही है,
या प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन आएगी शॉर्ट रन में, एग्रीगेट डिमांड कर्व पहले शिफ्ट होगा और बाद में जाके लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व शिफ्ट होगा, तो शॉर्ट रन में इंजेक्शंस ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट विल कॉज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ब्रेन ड्रेन जैसे पाकिस्तान में हो रहा है, पिछले साल 8 लाख लोग गए और अभी पहले 4-3 महीने में ही 1 मिलियन आदमी वीज़ा ले चुका है बाहर की दुनिया का। जब आप वर्कर्स को स्किल करवाते हो, ट्रेन कर देते हो, तो आपका मुल्क छोड़ के भी जा सकते हैं, उससे ब्रेन ड्रेन आता है। फ्री ट्रेड के केस में वक्ती तौर पे शॉर्ट रन में आपकी इन्फेंट एंड सनराइज इंडस्ट्रीज, सनसेट एंड डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रीज वो डूब जाती हैं क्योंकि वो इम्पोर्टेड गुड्स का मुकाबला नहीं कर पाती। कोई कंफ्यूजन बच्चों? फिस्कल एंड मॉनेटरी के सिमिलर टाइम लैग्स हैं। चलें इसको नेक्स्ट में करते हैं, हमारा टाइम वैसे भी खत्म हो गया है, क्लास बंद हो जाएगी एनी टाइम। लेट मी सेव इट बिफोर इट क्लोजेस। ठीक है बेटे, एनी क्वेश्चंस बिफोर आई जस्ट